हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर का पार्ट 4 आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपने पार्ट 1 से लेकर के 3 तक आपने देख लिया होगा। ये हमारा पार्ट 4 है और ये लास्ट पार्ट नहीं है, एक पार्ट और आएगा, यानी पार्ट 5 के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। जो कार्बन से बने यौगिक होते हैं उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे और एक टॉपिक और है हम लोग जो कवर करेंगे। इस भाग में हम कार्बन यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। क्योंकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन अथवा उसके यौगिक होते हैं, अतः सर्वप्रथम हम दहन के विषय में पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो अधिकांश ईंधन का इस्तेमाल करते हैं वो या तो कार्बन से बने होते हैं, केवल कार्बन से बने होते हैं, या फिर कार्बन के यौगिक होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग दहन के बारे में पढ़ेंगे। तो दहन के बारे में पढ़ते हैं। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा प्रकाश को मुक्त करते हैं। कहा जा रहा है अगर आप शुद्ध कार्बन को जलाते हो ऑक्सीजन में, शुद्ध कार्बन को अगर आप जलाते हो ऑक्सीजन में, चाहे वो ग्रेफाइट के फॉर्म में हो, हीरे के फॉर्म में हो, फ्लोरीन के फॉर्म में हो, या फिर किसी अपरूप में हो, किसी भी अपरूप में कार्बन हो, उसको जलाने पर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्सर्जन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कहा जा रहा है कि अधिकांश कार्बन जो यौगिक होते हैं, इस पहले लाइन में केवल कार्बन की बात की गई है, कार्बन के शुद्ध रूप की बात की गई है। यहां पर अब कहा जा रहा है कि अधिकांश कार्बन से बने जो यौगिक होते हैं वो भी जलने पर जो है ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त करते हैं। जैसे जो पहली वाली अभिक्रिया है इसमें देखो केवल कार्बन को दिखाया गया। ये कार्बन किसी भी रूप में हो सकता है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, किसी भी अपने अपरूप में हो सकता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, साथ में ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन होता है। जो अभिक्रिया 2 है और 3 है इसमें कार्बन के यौगिक को जलाया जा रहा है। जहां मीथेन कार्बन का यौगिक है, एथेनॉल कार्बन का यौगिक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जलवाष्प बनता है और ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन होता है। और दहन अपने आप में क्या है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, जिनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, जो हम जलाते हैं ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वहां पर जो अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। पहले अध्याय में अध्ययन की गई विधि से 2 और 3 अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए। ये पहला वाला तो ऑलरेडी संतुलित है, ये जो दूसरा और तीसरा है इसको संतुलित कीजिए। तो संतुलन कैसे किया जाता है ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 में। तो आप इसको संतुलित कीजिए। एक्टिविटी 4.3 देखते हैं। सावधानी बरतनी है। इस क्रियाकलाप के लिए शिक्षक का पर्यवेक्षण अनिवार्य है। एक स्पैचुला में एक एक करके कुछ कार्बन यौगिकों जैसे कि नेफ्थलीन है, कैम्फर है और अल्कोहल को लेकर जलाइए। एक चम्मच आपको लेना है, उसमें एक एक करके पहले आप नेफ्थलीन को जलाइए। नेफ्थलीन की गोली भी आप देखते हैं। कैम्फर कपूर को जलाइए और अल्कोहल को जलाइए। ज्वाला की प्रकृति का परीक्षण कीजिए तथा लिखिए कि धुआं उत्पन्न हुआ है या नहीं है। सबको जलाना है और उसके लॉ को देखना है ध्यान से, और यह भी देखना है कि धुआं उत्पन्न हुआ है या नहीं है, धुआं उत्पन्न हुआ है या नहीं। ज्वाला के ऊपर धातु की एक तश्तरी रखिए। इनमें से किसी भी यौगिक के कारण क्या तश्तरी पर कोई निक्षेपण हुआ है। जब आप इस नेफ्थलीन और कैम्फर को जलाएंगे, ये सब कार्बन यौगिक है, जब आप नेफ्थलीन और कैम्फर को जलाएंगे तो ये जलते हैं पीली ज्वाला के साथ और काला धुआं उत्पन्न करते हैं। धुआं यानी कि सूट, ठीक है। तो पीली ज्वाला के साथ ये जलेंगे नेफ्थलीन और कैम्फर, साथ में काला धुआं जो है यहां पर उत्पन्न होगा। अगर आप अल्कोहल को जलाते हैं तो ये नीली ज्वाला के साथ जलेगा और कोई धुआं उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आया आपको। अल्कोहल को जलाओगे तो नीली ज्वाला उत्पन्न होगी, कोई धुआं उत्पन्न नहीं होगा। नेफ्थलीन और कैम्फर को जलाओगे तो पीली ज्वाला उत्पन्न होगी और काला धुआं उत्पन्न होगा। अब मान लो धातु की एक आप प्लेट ले लेते हो, इसके ऊपर डालते हो। जब आप इसके ऊपर डालेंगे तो क्या होगा, धुआं के कारण जो है वो काला हो जाएगा, है ना। धुआं के कारण जो है वो काला हो जाएगा। इस केस में धुआं उत्पन्न नहीं होगा, तो यहां पर जो है कोई निक्षेपण नहीं होगा। एक और एक्टिविटी देखिए 4.4। एक बुनसेन बर्नर जलाइए तथा विभिन्न प्रकार की ज्वालाओं
धुएं की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए उसके आधार पर वायु छिद्र को व्यवस्थित कीजिए। पीली कजली ज्वाला कब प्राप्त? कजली ज्वाला मतलब पीली कजली ज्वाला, कजली ज्वाला मतलब जब ये काला धुआं उत्पन्न होगा, काला धुआं उत्पन्न हो रहा है, काला धुआं उत्पन्न हो रहा है तो उसी को हम लोग कजली ज्वाला बोलते हैं। ठीक, और ये लौ अगर पीली है तो पीली ज्वाला। नीली ज्वाला कब प्राप्त होती है? प्राप्त हुई नीली ज्वाला जब उत्पन्न होगी तब धुआं आपको नहीं दिखेगा। अगर पीली ज्वाला उत्पन्न होती है तब आपको कजली ज्वाला जो है, यानी कजली मतलब पीली ज्वाला के साथ काला धुआं, राइट। तो देखो ये बुनसेन बर्नर है, यहां पर एयर जो इसके अंदर जाने वाली है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा एयर भी भेज सकते हैं, कम एयर भी भेज सकते हैं। तो यहां पर देखो दिखाया गया है कि एयर को हमने देना बंद कर दिया, हालांकि थोड़ी बहुत एयर तो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए। तो मान लो कि थोड़ी बहुत एयर जा रही है तो पीली ज्वाला है। ठीक, जैसे हम एयर ज्यादा से ज्यादा पास कराते जाएंगे वैसे वैसे जो ज्वाला है वो नीली होती चली जाएगी। और जब हम एयर यानी जो छेद है उसको आप पूरा ओपन कर दोगे अच्छे से तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी। तो ऐसे केस में जो है यहां पर ब्लू फ्लेम जो है मिलने वाली है, ब्लू फ्लेम, और कोई धुआं उत्पन्न नहीं होगा, है ना। अगर मान लो एयर कम मिल रही है भाई, जो भी पदार्थ है, जो भी कार्बन यौगिक है, अगर उसको जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की कमी में, ऐसे केस में पीली ज्वाला जो है उत्पन्न होती है और काला धुआं भी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिक से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। कहा जा रहा है ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अगर आप इसको जलाते हैं तो सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, यानी कि नीली ज्वाला, ब्लू फ्लेम। अगर आप ऐसे कार्बन यौगिक को जलाते हैं या फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वैसे केस में सामान्यतः काले धुएं के साथ पीली ज्वाला निकलेगी। पीली ज्वाला, काला धुआं, कुछ ऐसा सीन बनेगा। अगर आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हो, कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, तो कुछ ऐसा केस मिलेगा आपको, ब्लू फ्लेम, है ना, ब्लू फ्लेम। स्वच्छ ज्वाला मतलब नीली ज्वाला। अगर आप कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे आप कार्बन यौगिक को जलाते हैं तो वैसे केस में पीली ज्वाला निकलेगी और काला धुआं बनेगा। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 4.3 में धातु की तश्तरी पर कजली निक्षेपण होगा। तो कजली निक्षेपण होगा किस वाले केस में? नेफ्थलीन और कैम्फर के केस में, अल्कोहल के केस में नहीं। लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलेगी। कहा जा रहा है कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि ईंधन का पूर्ण रूप से अगर दहन होता है, वैसे केस में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ऑक्सीजन सप्लाई लिमिट कर देते हैं, यानी वायु की आपूर्ति जो है आप सीमित कर देते हैं, आप उतनी मात्रा में वायु नहीं देते हैं जितनी मात्रा में चाहिए पूर्ण दहन के लिए, तो ऐसे केस में क्या होगा? अपूर्ण दहन होगा। अपूर्ण दहन होगा। वैसे केस में चाहे वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों ना हो, चाहे वो ये सीसी सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन यौगिक क्यों ना हो, आपको जो है कजली ज्वाला ही मिलेगी। पीली और कजली ज्वाला, यानी पीली ज्वाला काले धुएं के साथ। समझ में आया आपको? संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला, ब्लू फ्लेम जो है वो कब निकलेगी? जब पूर्ण दहन होगा, यानी कि पर्याप्त मात्रा में उसको वायु मिलनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप पर्याप्त मात्रा में वायु नहीं देते हैं, वैसे केस में भले ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों न हो, मिलेगी पीली ज्वाला और काला धुआं उत्पन्न होगा। ठीक है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के केस में आप याद रखेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के केस में याद रखेंगे कि काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। ठीक है। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस किरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ ज्वाला, स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। याद रखिएगा, स्वच्छ ज्वाला का मतलब नीली ज्वाला ही होता है। यहां पर आप देख सकते हो बर्नर में आप देखते हैं कि काफी सारे छेद होते हैं, वो छेद एयर के लिए ही होते हैं। ठीक है, ताकि पर्याप्त मात्रा में एयर मिल सके और ईंधन का पूर्ण रूप से दहन हो सके। यहां देखो नीली ज्वाला आपको दिखाई जा रही है, नीली ज्वाला है ये। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी गैस है, एलपीजी है, उसका पूर्ण रूप से दहन हो रहा है। पूर्ण रूप से दहन हो रहा है तो आपको जो है एक स्वच्छ नीली ज्वाला दिखाई पड़ेगी। अगर मान लीजिए कुछ आपने छेद इसमें से जाम कर दिए, कुछ छेद जो है बंद
हो गया। वैसे केस में क्या होगा कि पर्याप्त मात्रा में ईंधन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वैसे केस में अपूर्ण दहन होगा और ऐसे पीली ज्वाला जो है बनने वाली है। जितना अपूर्ण दहन होगा उतनी पीली ज्वाला यहां पर बनेगी और काला धुआं भी उत्पन्न होगा। तो मान लीजिए आप भाई चूल्हे पर बर्तन चढ़ाते हैं और देखते हैं कि जो पूरा है कालिक जो है नीचे लग रहा है, तो समझ जाना कि आप जो भी ईंधन आप जला रहे हैं उसका अपूर्ण दहन हो रहा है, उसका अपूर्ण दहन हो रहा है। और अपूर्ण दहन इसलिए हो रहा है क्योंकि वायु की जो है आपूर्ति वहां पर कम हो गई है। तो ये ज्वाला आपको देखने को तब मिलती है जब बहुत सारे छेद जो है जाम हो जाते हैं। अगर सारे छेद ओपन है तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होने वाली है और नीली ज्वाला जो है उत्पन्न होती है। नीली ज्वाला जब उत्पन्न होगी तो कोई काला धुआं नहीं बनेगा। यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध है, राइट। ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण के प्रमुख प्रदूषक है। जब हम कोयला जलाते हैं, पेट्रोलियम जलाते हैं तो इसमें कार्बन के अलावा जो है इसमें आपको कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी देखने को मिल सकता है, सल्फर भी देखने को मिल सकता है। कोयले और पेट्रोलियम में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर जो है ये होते हैं। तो जब हम कोयला और पेट्रोलियम को जलाते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर भी जलते हैं और जलने के बाद जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं और ये सारे क्या होते हैं, वायु प्रदूषक होते हैं, है ना। वायु को प्रदूषित करने वाले ये कारक होते हैं। क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं? जलते हुए जो पदार्थ होते हैं वो ज्वाला क्यों उत्पन्न करते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते हैं? क्या आपने कभी कोयले अथवा लकड़ी की अग्नि को देखा है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप ध्यान से देखिए कि लकड़ी अथवा कोयले का जलना आरंभ होने पर क्या होता है। आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस स्टोव की एलपीजी जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। यद्यपि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी भी लाल रंग के समान उज्जवल होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। अभी आपने यहां पर देखा, देखो एलपीजी को जलाया जा रहा है, ज्वाला आपको दिख रही है, ज्वाला उत्पन्न यहां पर हो रही है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर कोई फ्लेम नहीं है, कोई ज्वाला नहीं है, कोई ज्वाला नहीं है, लेकिन ऊष्मा का उत्सर्जन जो है यहां पर हो रहा है। ठीक है, कोई ज्वाला नहीं है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो यह चीज आपसे कहा जा रहा है कभी कभी लाल रंग के समान उज्जवल होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। तो बिना ज्वाला के यहां पर ऊष्मा जो है मिल रही है। तो ऐसा क्यों होता है? यहां पर ज्वाला क्यों उत्पन्न हो रही है और यहां पर ज्वाला क्यों उत्पन्न नहीं हो रही है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। गैसीय पदार्थ जब जलते हैं तभी जाकर के ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम लकड़ी को या फिर कोयले को जलाते हैं तो ज्वाला उत्पन्न नहीं होती है। ज्वाला उत्पन्न आरंभ में होती है, लेकिन वो इसलिए होती है कि लकड़ी और कोयले में जो भी वाष्पशील पदार्थ होते हैं वो वाष्प में कन्वर्ट होते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और तब जाकर के वो जलते हैं। इसीलिए ज्वाला उत्पन्न होती है वाष्पशील पदार्थ के कारण। जैसे वाष्पशील पदार्थ सारे के सारे जल जाते हैं अच्छे से, उसके बाद ज्वाला उत्पन्न जो है होनी बंद हो जाती है। गैसीय पदार्थ के परमाणु को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है तथा उज्जवल होना आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है। अलग अलग पदार्थ को जलाएंगे तो अलग अलग पदार्थ को जलाएंगे तो अलग अलग प्रकार अलग अलग रंग के जो है ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये गुण होता है उस तत्व का। भाई जिस किसी तत्व को आपने जलाया तो ज्वाला का कुछ रंग मिला आपको। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई गैसीय पदार्थ ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न जो है वो करेंगे। ज्वाला का जो रंग होगा वो क्या बताएगा? उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण बताएगा कि भाई इस तत्व को जलाने पर जो है इस रंग के ज्वाला का इस रंग का ज्वाला जो है बनता है, इस तत्व को जलाने पर इस रंग का ज्वाला बनता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास कीजिए तथा इसके रंग का परीक्षण कीजिए। आपने देखा कि अपूर्ण दहन से कज्जल उत्पन्न होता है जो कार्बन होता है। अगर आप तांबे को जलाते हैं तो एक तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होती है, तांबे के ऊपर जो है काले रंग की परत चढ़ जाती है जो कि कॉपर ऑक्साइड की होती है। लेकिन
अपूर्ण दहन से क्या होता है, अपूर्ण दहन से काला धुआं उत्पन्न होता है, उसके कारण भी क्या होगा कि तांबे के ऊपर काला रंग जो है आकर के जमा हो जाएगा। ठीक है, इसके आधार पर आप मोमबत्ती के पीले रंग की ज्वाला का क्या कारण बताएंगे। तो मोमबत्ती जब जलता है तो वहां पर जो पीले रंग की ज्वाला जो उत्पन्न होती है, इसके पीछे भी कारण क्या है, अपूर्ण दहन। इसके पीछे भी कारण क्या है, अपूर्ण दहन। ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, यानी कि पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है। दहन क्या है, ऑक्सीकरण है। तो पूर्ण रूप से अगर ऑक्सीकरण नहीं होता है, अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, तो उसी को हम लोग अपूर्ण दहन बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण, कोयले तथा पेट्रोलियम जो होते हैं वो कैसे बने। कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है, यानी कि सजीवों से हुआ है, जीव जंतु पेड़ पौधों से हुआ है, जो विभिन्न जैविकीय और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं, बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस पर डिपेंड करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों, फर्न का मतलब भी पौधा ही है, पादप ही है ना, लाखों वर्ष पुराने वृक्ष, फर्न तथा अन्य पौधे के अवशेष है ना, अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए तथा धीरे धीरे क्षय होकर ये कोयला बन गए। तो लाखों वर्ष पुराने वृक्ष थे, तरह तरह के पादप थे, उनके अवशेष होते हैं ये कोयला। लाखों वर्ष पहले भूकंप आया होगा, ज्वालामुखी फटा होगा, जिसके कारण ये सारे जो पौधे थे ये धरती के नीचे चट्टानों की परतों में दब गए और धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो गए, उनका क्षय हुआ और ये कोयला बन गया है। तेल तथा गैस, तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। जो कोयला है ये किनके अवशेष हैं, ये पादपों के अवशेष हैं। जो तेल होते हैं, गैस होते हैं, जो जमीन से निकलते हैं, वो किसके अवशेष होते हैं, तो छोटे समुद्री पौधों और जीवों के अवशेष होते हैं, यानी कि जंतुओं के। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए, मरने के बाद समुद्र तल में डूब गए तथा गाद से ढक गए, है ना। मिट्टी, गाद एक प्रकार से क्या है, मिट्टी है, मिट्टी से जो है ऊपर आकर के जो जीव जंतु डूब गए उसके ऊपर मिट्टी आकर के जमा होती चली गई, उसी को गाद कहा जा रहा है। यहाँ पर मिट्टी है, रेत है, कई तरह के पदार्थ हो सकते हैं। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। जो ये छोटे समुद्री पौधे थे, जीव थे, जो मरने के बाद डूब गए, इनके ऊपर गाद आकर के जमा हो गया। उनके अवशेषों पर बैक्टीरिया आकर के फीड करते हैं, वहां से अपना पोषण लेते हैं, यानी डिकम्पोज करते हैं, बैक्टीरिया अपघटन करते हैं उसका, और वहां पर प्रबल दाब होता है। भाई समुद्र के नीचे आप जितने जाएंगे दाब जो है वो बढ़ता जाता है। तो इसके कारण बैक्टीरिया के आक्रमण और प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच जो गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया, जो गाद ऊपर जमा होता चला गया वो धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया, और इस चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरफ फंस गया है। भाई गाद जमा हो गया, चट्टान बन गया, चट्टान में बहुत सारे छेद हुए और इसी छिद्र वाले भागों से जो है, छिद्र भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ, वहीं से तेल और गैस जो है वो आ रहे हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? देखो, जो मृत पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके अवशेष को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। तो ये सब क्या है, कोयला, पेट्रोलियम सब क्या है, अवशेष है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ऑक्सीकरण, अभी आपने एक अभिक्रिया देखा, दहन, वो भी अपने आप में ऑक्सीकरण है। एक परख नली में लगभग 3 मिलीलीटर एथेनॉल लीजिए। एथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, ये एथेनॉल है। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं C2H5OH। जो शराब आप देखते हैं, मे भी आप में से बहुत सारे लोग पीते भी होंगे, उसमें जो अल्कोहल होता है वो यही एथेनॉल होता है। इसे जल उष्मक में सावधानी से गर्म कीजिए। जल उष्मक में सावधानी से गर्म करना है, यानी आपको क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब लेना है ना, टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें 3 ml जो है ये अल्कोहल डाल देना है। और जल उष्मक का मतलब ये हुआ कि आपको डायरेक्ट गर्म नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल ज्वलनशील है। आपको क्या करना है कि पानी में इस परख नली को डाल करके और पानी को गर्म करना है, ठीक है।
आपको क्या करना है, पानी को गर्म करना है। पानी को गर्म करना है, पानी जो है गर्म होगा और इससे गर्मी लेकर के ये जो एथेनॉल है ये गर्म होगा। इस विलयन में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का 5% एक एक बूंद करके डालिए। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है और जो इसका विलयन होता है वो पर्पल कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है। डालने पर आरंभ में क्या पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बना रहता है, तो आंसर है नहीं। आपने इसको गर्म कर दिया है अल्कोहल को, ये बैंगनी रंग का आप पोटेशियम परमैंगनेट का एक बूंद डालेंगे, जैसे इसके भीतर वो बूंद जाएगी, पर्पल कलर की वो बूंद होगी, वो कलर जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, आप डालते जाएंगे वो गायब होता जाएगा, गायब होता जाएगा। लेकिन जब आप ज़्यादा डालेंगे वैसे पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो है वो लुप्त नहीं होगा, आपको बैंगनी रंग का दिखेगा। तो क्यों दिखता है, क्यों दिखता है? देखो, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट जो हम डालते हैं उसमें जब वो भीतर जाता है तो ये जो एथेनॉल होता है इसको कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एसिड में। इसके कारण उसका कलर जो है गायब हो जाता है। लेकिन आप डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे इसको, तो एथेनॉल जो है ये कन्वर्ट होता जाएगा एसिटिक एसिड में या फिर एथेनोइक एसिड में। एक टाइम के बाद सारा एथेनॉल जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक ये कन्वर्जन चलेगा तब तक बैंगनी रंग का जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है उसका कलर जो है डिसकलर होता चला जाएगा, उसका कलर गायब होता चला जाएगा। जैसे ही ये कन्वर्जन बंद हो जाएगा, जब सारा का सारा एथेनॉल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तभी अभिक्रिया बंद हो जाएगी। वैसे केस में पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैंगनी रंग का कलर है वो आपको दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, ज्यादा डालने पर। प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का अध्ययन किया। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। अभी आपने अभिक्रिया देखा था, कार्बन यौगिक को जलाने पर जो ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर मुक्त होती है, जलवाष्प बनता है, ये सारे क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसे अभिक्रिया भी होते हैं जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। अभी आपने यहां पर देखा था स्टार्टिंग में आपने यहां पर देखा था कि अल्कोहल को जलाया जा रहा है। जब अल्कोहल को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये सारे आपके बनते हैं उत्पाद। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, जलवाष्प बनता है और ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ये पूर्ण दहन है, या फिर इसको आप क्या बोलोगे, पूर्ण ऑक्सीकरण। पूर्ण ऑक्सीकरण बोलोगे या फिर पूर्ण दहन बोल दो आप। पूर्ण दहन मतलब पूर्ण ऑक्सीकरण। ऐसा भी हो सकता है कि हम पूर्ण ऑक्सीकरण ना करें, है ना, पूर्ण ऑक्सीकरण ना करें, पूर्ण ऑक्सीकरण ना करें, अपूर्ण तरीके से करें। ऐसा करने से हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल देंगे। पूर्ण ऑक्सीकृत करेंगे अल्कोहल को तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ऊष्मा प्रकाश का उत्सर्जन हो जाएगा। अगर हम पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल दें, है ना। अल्कोहल को किस में बदल दे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अल्कोहल में हम जानते हैं OH होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये होता है COH होता है। अल्कोहल एक फैमिली का नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फैमिली का नाम है जिसमें कई सारे सदस्य आते हैं। यानी OH को आप COH में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, अपूर्ण ऑक्सीकरण के मदद से। और अपूर्ण ऑक्सीकरण के लिए हम लोग क्या लेते हैं भाई, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं या फिर हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं। दोनों का नाम आप याद रखिएगा, ये है पोटेशियम परमैंगनेट, ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं तो ये क्षारीय लेंगे, है ना, और अगर हम ये लेते हैं तो हम ये अम्लीय लेंगे। यानी इसके साथ हम एक क्षार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ हम एक अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होता है कि जो ये एथेनॉल है, ठीक है, ये जो एथेनॉल है इसको गर्म करेंगे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ तो भी ये एथेनोइक एसिड बन जाएगा। अगर हम इसको गर्म करते हैं अम्लीकृत एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ तो भी यह एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एथेनॉल क्या है, अल्कोहल फैमिली का दूसरा मेंबर है। ये एथेनोइक एसिड क्या है या फिर एसिटिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का दूसरा मेंबर है।
है ना। पहला मेंबर होता है फॉर्मिक एसिड और दूसरा मेंबर होता है एसिटिक एसिड। इसका पहला मेंबर होता है मेथनॉल, दूसरा मेंबर होता है एथेनॉल। तो आपको ये ध्यान में रखना है ना। और इसी का एक एग्जाम्पल आपको लेकर के यहाँ पर दिखाया है। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थ में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। भाई जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते ऑक्सीकारक बोलेंगे। कैसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? तो एक तरीका होता है ऑक्सीजन दे करके, ठीक है। जैसे अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ये जो नाइट्रिक एसिड है ये भी ऑक्सीजन जो है प्रोवाइड करता है और ये प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक वैसे ही जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये भी क्या है? ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। तो ये ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतएव इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। जो ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है ऑक्सीकारक है, जो ये अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये भी ऑक्सीकारक है। ये ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन देकर क्या करते हैं? ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। अल्कोहल को अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्कोहल को अम्ल में यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि एथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया? एथेनोइक एसिड में। बहुत ही ज्यादा आज जो भी आप अभिक्रिया देखेंगे ना, सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। रासायनिक गुणधर्मों में हम लोग अगला देखते हैं संकलन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, पैलेडियम है, निकल है। पैलेडियम अथवा निकल जैसे उत्प्रेरकों यानी कि कैटालिस्ट की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। कहा जा रहा है कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, संकलन अभिक्रिया के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम कार्बन कार्बन सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। सीसी डबल बॉन्ड को सीसी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। उत्प्रेरक के रूप में आप ले सकते हो निकला पंडित पटेल को। निकला पंडित पटेल, निकल पैलेडियम प्लेटिनम। इसके मदद से आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ये कन्वर्जन होगा कैसे? इसमें होता क्या है? ये तो कैटालिस्ट है, इनमें से कोई भी हम एक कैटालिस्ट के रूप में ले सकते हैं। ये डबल बॉन्ड हटा कैसे? तो हाइड्रोजन को जोड़ करके। तो हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कैटालिस्ट हमने ये लिया, लेकिन हाइड्रोजन को जोड़ा है हमने। जैसे यहां पर देखो, ये सीसी डबल बॉन्ड है, हमने निकल उत्प्रेरक लिया, हाइड्रोजन को जोड़ा। अभी देखो यहां पर कोई भी हाइड्रोजन आपको नहीं दिखाया गया है, लेकिन अब देखो दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन आपको दिखाया गया है और यहां पर डबल बॉन्ड जो है अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। कैटालिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन के रेट को यूजुअली बढ़ाते हैं। ये उत्पाद में आपको नहीं दिखेंगे, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं अभिक्रिया में, ये केवल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का काम करते हैं, केवल स्पीड बढ़ा देते हैं अभिक्रिया की। जो उत्पाद बनेगा उसमें ये कैटालिस्ट आपको कहीं से भी नजर नहीं आने वाला है। जैसे हमने यहां पर निकल तो लिया, लेकिन क्या आपको उत्पाद में दिख रहा है? ये जो उत्पाद बना, क्या यहां पर आपको निकल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यही चीज होता है। निकल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारण वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, वहां भी यही एडिशन अभिक्रिया होती है, सेम अभिक्रिया होती है। वहां हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजनीकरण। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी जो बनाया जाता है, जैसे डालडा आपने सुना होगा, है ना। ये देख लो, ये वनस्पति तेल है, वो तेल जो पादपों से हमें प्राप्त हुआ है, इसको देखो ऐसे घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर क्या होता है? हाइड्रोजिनेशन होता है। हाइड्रोजिनेशन होता है। हाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करना। यहां पे क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और हाइड्रोजिनेशन के बाद कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड आ जाता है। उत्प्रेरक हम लोग निकल पैलेडियम प्लेटिनम, निकला पंडित पटेल हम लोग ले सकते हैं। समझ में आया आपको? सीसी डबल बॉन्ड को सीसी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी अपने आप में क्या है? एडिशन रिएक्शन है। तो हाइड्रोजिनेशन बेसिकली क्या है? एडिशन रिएक्शन, संकलन अभिक्रिया का ही एक प्रकार है। सेम चीज होता है कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर बोल दो कि असंतृप्त यौगिक को संतृप्त यौगिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सीसी डबल बॉन्ड को सीसी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है।
वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। जो वनस्पति तेल आप देखते हो इसमें कार्बन का लंबा चैन होता है, कार्बन का लंबा चैन होता है, ठीक है। कार्बन का जो है एक लंबा चैन आपको दिखेगा, लंबा चैन दिखेगा और कहीं पर आपको कार्बन डबल बॉन्ड दिख जाएगा। इस वाले में क्या हुआ, आप कार्बन का लंबा चैन दिखेगा आपको, और जहां पर ये डबल बॉन्ड था, जहां पर ये डबल बॉन्ड था, अब यहां पर जो है सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये चीज होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला मतलब कार्बन श्रृंखला लंबी रहेगी और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक। और वनस्पति तेल हमें पादपों से प्राप्त हो रहा है। जंतु से प्राप्त वनस्पति तेल, तेल भी अपने आप में वसा ही है। जंतुओं से जो वसा प्राप्त होता है, वनस्पति तेल क्या है, पादपों से प्राप्त वसा। जंतुओं से प्राप्त जो वसा होता है उसमें भी कार्बन का आपको लंबा चैन दिख जाएगा, लेकिन वहां पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। तो वनस्पति से प्राप्त वसा या फिर वनस्पति तेल में आपको जो है असंतृप्त कार्बन श्रृंखला देखने को मिलती है, और जंतु से प्राप्त जो वसा होता है उसमें संतृप्त कार्बन श्रृंखला देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। वनस्पति तेल जो है स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। जंतु वसा में क्या होते हैं, संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। फैटी एसिड होते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं। इसका मतलब क्या, फैटी एसिड होते हैं, वसा अम्ल होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, संतृप्त होते हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको मिलेगा। जबकि वनस्पति तेल जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। और कहा जाता है कि ये वाला जो होता है ना फैट, ये वाला फैट या फिर ये वाला तेल, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये वाला ठीक होता है। जैसे घरों में हम लोग सोयाबीन तेल इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली वनस्पति तेल ही इस्तेमाल करते हैं। डालडा नाम से जो है वनस्पति घी आता था, अब मैं बहुत कम देखता हूं। उसका इस्तेमाल आप देखते होंगे कि घर में नहीं के बराबर करते हैं। पहले भी कम करते थे, अब तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है हम लोगों ने यूज करना, क्योंकि जो डालडा हमने बनाया, अब ये जो वनस्पति घी हमने बनाया, अब ये क्या है, संतृप्त वसा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और ये हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं संतृप्त वसा। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। वनस्पति तेल में जो आपके फैटी एसिड होते हैं, या फिर सीधा आप याद रखो ना कि जो वनस्पति तेल होते हैं उसमें जो वसा होता है वो कैसा होता है, असंतृप्त होता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोगों ने दहन देखा, हम लोगों ने ऑक्सीकरण देखा, हम लोगों ने संकलन अभिक्रिया देखा, अब है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिकृत होते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, इनके तुलना में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये सारे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनअभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में कैसे होते हैं, अक्रिय होते, इनर्ट होते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है, यानी कि क्लोरीन का जुड़ना होता है। संकलन का मतलब एडिशन कहा जा रहा है। वैसे तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो उतने रिएक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर देते हैं, ठीक। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह द्वारा एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। जैसे यहां पर देखो कार्बन है ना, तो कार्बन में देखो 4 हाइड्रोजन है, कार्बन में 4 हाइड्रोजन है। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, एक एक करके सारे हाइड्रोजन को ये क्लोरीन जो है प्रतिस्थापित कर देगा, है ना। पहले एक यहां पर क्लोरीन को हटाया जाएगा ऐसे, तो ये बनेगा, ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म होता है CH3Cl। डायरेक्ट आपके एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछा जाता है CH3Cl। ये क्या है, ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म है।
एक एक करके सारे हाइड्रोजन को हटा दिया जाएगा, है ना। ये अभिक्रिया जो है चलती रहेगी, ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद एक और हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, एक और हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, उसके स्थान पर क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, एक और हाइड्रोजन को हटाया जाएगा और उसके स्थान पर क्लोरीन आ जाएगा। फाइनली सारे ही हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा और क्या बनेगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, ठीक। ये जो क्लोरोफॉर्म है इसे आप क्या बोल सकते हो, क्लोरोमीथेन भी बोल सकते हो, IUPAC नाम क्लोरोमीथेन। वैसे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उतने अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ ये अभिक्रिया करते हैं। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोकार्बन में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं सारे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। कहा जा रहा है उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। उच्च समजातीय एल्केन के साथ, जो एल्केन का समजातीय श्रेणी है उसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन बहुत सारे आते हैं। तो जो उच्च समजातीय श्रेणी वाले होते हैं जैसे कि ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, इन सारे की अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं, यही वाली अभिक्रिया करवाते हैं, तो उसमें जो है अनेक उत्पाद बनते हैं। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। कहा जा रहा है कि एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं। अभी आपने ये देखा था ना, ये एथेनॉल कन्वर्ट हुआ एथेनोइक एसिड में, इसे हम लोगों ने क्या कहा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा, क्योंकि इस पोटेशियम परमैंगनेट ने क्या किया, ऑक्सीजन दिया, है ना, ऑक्सीजन दिया। यहां पर देखो एक ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन परमाणु, यहां पर दो ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है यहां पर। ऑक्सीजन तथा एथाइन के मिश्रण का दहन वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि एथाइन तथा वायु के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। कहा जा रहा है कि वेल्डिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इथाइन है, इथाइन किसको बोलते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि C2H2 जो एल्काइन फैमिली है उसका पहला मेंबर होता है इथाइन, इसी को एसिटाइलिन भी बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि वेल्डिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये गैस, ये जो इथाइन गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है, इसके मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं वेल्डिंग के लिए। कहा जा रहा है कि हम लोग C2H2 प्लस एयर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। इसका इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। कारण क्या है, देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि हम एक गैस लेते हैं, ये CH3CH3, यह इथेन, यह है इथेन और यह है इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। परसेंटेज ऑफ कार्बन किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा कार्बन है, किसमें कम है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई। इस वाले में ज्यादा कार्बन है या फिर इस इथाइन में ज्यादा कार्बन है, किसमें जो कार्बन ज्यादा है। तो देखो इस वाले में कार्बन ज्यादा है, क्यों, क्योंकि यहां पर 2 हाइड्रोजन पर 3 कार्बन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन पर 2 कार्बन है, यहां पर 6 हाइड्रोजन पर 2 कार्बन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन पर 2 कार्बन है, यहां पर 6 हाइड्रोजन पर 2 कार्बन है। तो इसमें कार्बन जो है ज्यादा है, इसमें कार्बन कम है। ज्यादा कार्बन को अच्छे से जलाने के लिए ज्यादा आपको जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए हम लोग वेल्डिंग में इस इथाइन के साथ प्योर ऑक्सीजन लेते हैं ताकि अच्छे से इसका दहन हो और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा मिले। हम एयर का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हम जानते हैं इसमें ऑक्सीजन मात्र 21% है। तो यहां पर कार्बन ज्यादा है, इस कार्बन को जलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए जो एयर से मिल नहीं पाती है, इसीलिए हम लोग प्योर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हम लोग 100% ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल करेंगे इसको जलाने के लिए, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे जो है उच्च ताप वाली ज्वाला जो है उत्पन्न होती है वेल्डिंग में, राइट। तो आंसर क्या देंगे, इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहां पर अपूर्ण दहन होगा, और इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो पूर्ण दहन होता है। इस वाले में जो है पूर्ण दहन होता है और इस वाले में जो है अपूर्ण दहन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल।
अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल हैं, किंतु हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिकों एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्लों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। वैसे तो बहुत सारे कार्बन यौगिक हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, अनमोल है, लेकिन व्यावसायिक रूप से 2 महत्वपूर्ण यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के गुणधर्मों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एथेनॉल यानी कि C2H5OH। आपने देखा कि अल्कोहल एक फैमिली का नाम है जिसमें कई सारे सदस्य आते हैं, जैसे कि मेथनॉल है CH3OH, जैसे कि एथेनॉल है CH3CH2OH, प्रोपेनॉल है CH3CH2CH2OH, ऐसे और भी आप लिख सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज में आने वाला अल्कोहल है वो है ये एथेनॉल, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। इसीलिए जब हम अल्कोहल बोलते हैं, कहीं पर आप सुनते हैं अल्कोहल कि शराब में अल्कोहल ज़्यादा है, तो जब हम अल्कोहल बोलते हैं तो हमारा मतलब इसी एथेनॉल से होता है। वैसे तो अल्कोहल पूरे परिवार का नाम है, इनमें कई सारे अल्कोहल के सदस्य आ सकते हैं, मेथनॉल है, ब्यूटेनॉल है, प्रोपेनॉल है, हेक्सेनॉल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा ज़्यादा मतलब वहाँ पर एथेनॉल से ही होता है। इसीलिए जब अल्कोहल लिखा हुआ कहीं पर आपको मिले तो आप वहाँ पर एथेनॉल ही समझेंगे। एथेनॉल जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉल के गलनांक एवं क्वथनांक के लिए टेबल 4.1 देखिए। ये एथेनॉल है, इसका गलनांक है 156 केल्विन और क्वथनांक है 351 केल्विन। सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। मैंने आपसे कहा सामान्यतः एथेनॉल को ही अल्कोहल कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा यूज में यही आता है, तथा यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। जितने भी आप वाइन देखते हैं, बियर देखते हैं, विस्की देखते हैं, सारे में अल्कोहल होता है। परसेंटेज अल्कोहल का जिसमें ज्यादा होगा उससे ज्यादा नशा आएगा, जिसमें अल्कोहल कम होगा उसमें कम नशा आएगा। और मैंने आपसे कहा जब भी मैं अल्कोहल बोलूं आपको एथेनॉल ही समझना है। जो भी आप शराब देखते हैं, लोग शराब पीते हैं, उसमें यही एथेनॉल होता है। ये एथेनॉल अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा नशा आएगा, कम होगा तो कम नशा आएगा। तो एक तो ये जो अल्कोहली पेय पदार्थ होते हैं उसमें आपको ये एथेनॉल मिल जाएगा। इसके अलावा यह एक विलायक है, बहुत ही अच्छा विलायक है। जैसे जल एक अच्छा विलायक है, बहुत सारे पदार्थों को अपने में घोल लेता है, वैसे ही ये जो अल्कोहल है, ये जो एथेनॉल है, ये भी अपने आप में एक अच्छा विलायक है। इसका उपयोग देखो टिंचर आयोडीन बनाने में होता है, कफ सिरप बनाने में होता है, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। आपने ये नोटिस किया होगा, कभी हो सकता है आपने ये नोटिस किया होगा कि आप जब कफ सिरप पीते हैं तो आपको नशा आता है। वो नशा इसीलिए आता है क्योंकि उस कफ सिरप को बनाने में इसी एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। आप देखते हैं कि वाइन जो होता है उस वाइन को जो है जल में मिला करके लोग पीते हैं, है ना। एक तो जो वाइन खरीद कर लाया जाता है उस वाइन में ऑलरेडी पानी बहुत ज्यादा होता है ना। जो वाइन है उसमें हो सकता है अल्कोहल जो है 10% हो सकता है कि 20% हो सकता है कि 40% हो, और बाकी का हिस्सा पानी होता है उसमें। फिर भी लोग क्या है कि उसमें और पानी मिला करके पीते हैं, फिर भी उसमें और लोग पानी मिला करके पीते हैं क्योंकि इससे नशा जो है आता है। जितना ज्यादा अल्कोहल का मात्रा उतना ही ज्यादा नशा आएगा। और ये जो अल्कोहल है और जल है अच्छे से मिल जाते हैं। इनका जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनस होता है, समांगी होता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। तनु एथेनॉल आपसे कहा गया है। जो शराब आप देखते हैं वो पहले से तनु एथेनॉल ही होता है, लेकिन उसमें हम और पानी मिला करके और तनु करते हैं उसको, फिर भी नशा आ जाता है। तो सोच कर देखिए, वैसा एथेनॉल जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, उसकी अगर आप थोड़ी मात्रा भी पीते हैं तो उससे बहुत ज्यादा नशा आएगा, बहुत ज्यादा नशा आएगा, और वो खतरनाक भी हो सकता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल का मतलब 100% प्योर एथेनॉल, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। शुद्ध एथेनॉल यानी कि परिशुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। थोड़ी सी भी मात्रा यानी उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। प्योर एथेनॉल है, प्योर एथेनॉल है, परिशुद्ध अल्कोहल है, थोड़ी सी भी मात्रा जो है घातक सिद्ध हो सकती है, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। काफी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। एक्टिविटी 4.6 देखते हैं।
2 चावल के आकार के हमें क्या करने हैं, सोडियम के छोटे टुकड़े को एथेनॉल यानी कि परिशुद्ध अल्कोहल में डालना है। एथेनॉल में सोडियम को डालना है। बात आपसे ये कही जा रही है। आप क्या प्रेक्षित करते हैं, उत्सर्जित गैस की आप कैसे जांच करेंगे? आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस ही है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो वही जलती हुई माचिस की तीली लेकर के जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस जो है ये जलती है पॉप साउंड के साथ, है ना, फटफट के ध्वनि के साथ जो है जलती है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस है। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? अल्कोहल का इस्तेमाल लोग करते हैं शराब के रूप में, पीते हैं मजे के लिए, लेकिन इसका जो है जीवन पर प्रभाव पड़ता है, वही देखते हैं। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। बॉडी के अंदर चलने वाले जो आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जो भी अभिक्रियाएं चल रही होती है, वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तब की बात की जा रही है। लिमिटेड अमाउंट में आप ले रहे हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में कभी कभार ले रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी हो जाती है। बॉडी के अंदर जो अलग अलग अंग आपस में तालमेल बैठा कर रखते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, ये सब की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। मानसिक दुविधा, कंफ्यूजन होता है इंसान को काफी ज्यादा, ओनिंदापन, व्यक्ति को नींद नहीं है फिर भी नींद जैसी फीलिंग्स आ रही है, पलकें झपका रहा है, आंखें जो है भारी भारी सी लग रही है। अंतर्वाद का कम हो जाना एवं भाव शून्यता आ जाती है। ठीक है, अंतर्वाद का कम हो जाना मतलब जैसे आपको पता है कि हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको चिल्लाना नहीं है। ठीक है, किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां शांति बनाए रखनी है, वहां आप कम बोलते हैं। ठीक है, कोई चीज आपको पता है कि इसको छूना नहीं है तो आप छुएंगे नहीं, तो इन सारे का अभाव हो जाता है। भाई जहां नहीं चिल्लाना है वहां भी चिल्ला रहे हैं, मन कर रहा है तो गा रहे हैं, बेवजह लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। यूजुअली हमें पता होता है ना कि हमें लड़ना नहीं है, हमें झगड़ना नहीं है, हमें गाली किसी को नहीं देना है ना। ऐसा नहीं कि कहीं पर नाच रहे हैं, कहीं पर गा रहे हैं। ज्यादा सेवन के बाद जो है ये सारी चीजें जो है खत्म हो जाती है। गाना भी इंसान अपने आप जो ज्यादा इस एथेनॉल का सेवन करता है, जहां नहीं गाना चाहिए वहां भी गा रहा है, जहां नहीं चिल्लाना चाहिए वहां भी चिल्ला रहा है, जहां शांति बनाए रखनी है वहां भी बोल रहा है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी से झगड़ रहा है। यही चीज आपसे कहा गया है। और भाव शून्यता जो है आती है, यानी कि फीलिंग्स जो है चीजों के प्रति जो है उनकी कम होने लगती है। किसी चीज के प्रति जो फीलिंग्स है वो उनकी कमजोर हो जाती है। राइट, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, नींद जैसी फीलिंग्स आती है, जब दिल करे किसी से झगड़ लो, जब दिल करे किसी को गाली दे दो, नाच लो, गा लो, ये सारी चीजें होने लगती है और फीलिंग्स जो है वो धीरे धीरे घटने लगती है किसी भी चीज के प्रति। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसके सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हुई है। सोचने समझने की क्षमता जो है बुरी तरह प्रभावित होती है, मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित होती है। एथेनॉल के विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से मृत्यु हो सकती है। देखो, अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर होता है मेथनॉल, दूसरा मेंबर होता है एथेनॉल। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि ज्यादा सेवन करने से जो है ये सारी चीजें होती है। ये जो है ये बहुत खतरनाक है। ये पहला मेंबर जो है मेथनॉल, इसकी थोड़ी सी मात्रा लेने पर मृत्यु हो सकती है। क्या होता है कि इस मेथनॉल को अगर कोई पीता है तो ये मेथनॉल लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद ये जो मेथनॉल है ये मेथनल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये अभी अल्कोहल है ना, ये अभी अल्कोहल है, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, HCHO में कन्वर्ट हो जाएगा, मेथनल बन जाता है ना। अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये जब मेथनल बनता है तो क्या होता है, लीवर की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित हो जाता है। आमलेट बनाते हुए आपने देखा होगा, अंडे को जो डाला जाता है तो पूरा कोगुलेट कर जाता है, स्कंदित हो जाता है। ठीक वैसे ही जब ये मेथनॉल बनता है तो लीवर सेल्स जो होते हैं उनके घटकों के साथ तेजी के साथ अभिक्रिया करते हैं और पूरे प्रोटोप्लाज्म को ही कोएगुलेट कर देते हैं, स्कंदित कर देते हैं। इससे क्या होगा, कोशिकाएं मर जाएंगी, कोशिकाएं मरेंगी, इंसान मर जाएगा।
मेथनॉल जो है ये चाक्षुष तंत्रिका यानी कि जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, जो भी आप देखते हैं उसकी जानकारी ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को जाती है, राइट। तो उसी ऑप्टिक नर्व को प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। एथेनॉल एक बहुत ही अच्छा विलायक है। इसका इस्तेमाल जो है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में किया जाता है विलायक के रूप में। किसका इस्तेमाल? एथेनॉल का इस्तेमाल। अब देखो, औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है। मेथनॉल को जहरीली शराब कहा जाता है ना। मेथनॉल को जहरीली शराब कहा जाता है। इसको पीने से व्यक्ति की जान जा सकती है, व्यक्ति अंधा हो सकता है। अब मान लो कि एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है ना, वहां पर एथेनॉल का इस्तेमाल जो है बड़े पैमाने पर किया जाता है विलायक के रूप में। भाई एथेनॉल को इसलिए वहां पर लाया गया है ताकि एक अच्छा विलायक है, हम वहां पर इस्तेमाल करेंगे इंडस्ट्री में। लेकिन इंडस्ट्री में जो है बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उस एथेनॉल का इस्तेमाल पीने के लिए वो करें, चुप करके कहीं पर जाकर के पीना चालू कर दिया इस एथेनॉल को कि मजा आ रहा है भाई, नशा आ रहा है, ठीक। या ऐसा भी हो सकता है कि चोरी चुप के उसको ब्लैक से बेचना भी चालू कर दे। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए क्या किया जाता है कि इस एथेनॉल में मेथनॉल मिला दिया जाता है, थोड़ी बहुत मात्रा में मेथनॉल मिला दिया जाता है ताकि व्यक्ति डर से इसको ना पिए और ना ही इसको बेचने की कोशिश करे, राइट। तो ये पीने योग्य नहीं रह जाता है, यानी एथेनॉल का जो नेचर है उसको बदल दिया जाता है, डीनेचर्ड कर दिया जाता है। तो ऐसे एथेनॉल को जिसमें मेथनॉल मिलाया गया होता है उसे डीनेचर्ड एथेनॉल कहते हैं, है ना। डीनेचर्ड एथेनॉल या फिर डीनेचर्ड अल्कोहल बोल दो। अल्कोहल का मतलब यहां पर हमारा एथेनॉल से ही होता है। लेकिन इंसान पहचानेगा कैसे कि भाई किसमें मेथनॉल, किस एथेनॉल में मेथनॉल मिला हुआ है? कुछ तो पहचान हमें देना पड़ेगा ना कि भाई इसको नहीं पीना है, ना तो हम मर सकते हैं क्योंकि इसमें मेथनॉल मिला हुआ है। एथेनॉल समझ करके अगर पी ले तो मर जाएगा ना इंसान। तो जब हम एथेनॉल में मेथनॉल मिलाते हैं या फिर अल्कोहल को जब हम डीनेचर्ड करते हैं तो उसमें एक डाई भी मिला देते हैं। कोई हम डाई मिला देते हैं, जैसे देखो इसमें डाई मिलाते हैं नीले रंग का, इसका रंग नीला बना दिया जाता है। एक डाई मिला करके पूरे मिश्रण को, एथेनॉल और मेथनॉल के मिश्रण को नीला बना दिया जाता है ताकि वर्कर्स जो भी है इंडस्ट्री में, कारखाने में काम करने वाले लोग, उसको पता चल जाए कि नीले रंग का है, मतलब कि इस एथेनॉल में मेथनॉल को मिलाया गया है, पीने के बाद हम सीधा ऊपर जाएंगे। तो ऐसे बचाया जाता है एथेनॉल के मिसयूज को, राइट। ईंधन के रूप में अल्कोहल। अल्कोहल एक दहनशील पदार्थ है, इसका इस्तेमाल जो है ईंधन के रूप में भी किया जाता है। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। गन्ने का रस मोलेसेस बनाने के उपयोग में लाया जाता है। तो गन्ने के रस से जो है मोलेसेस बनाया जाता है, जो गाढ़ा होता है और डार्क कलर का होता है। इस मोलेसेस का फिर किण्वन किया जाता है। ईस्ट के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के अब्सेंस में इसका फर्मेंटेशन होता है और यहां से ना एथेनॉल तैयार किया जाता है, अल्कोहल तैयार किया जाता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, पेट्रोल में ये जो है एथेनॉल मिलाया जाता है। पेट्रोल है, ये पेट्रोल है और इसमें एथेनॉल मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? ताकि इस पेट्रोल का जो है पूर्ण दहन हो सके, पूर्ण दहन हो सके, ठीक है। एथेनॉल में क्या है? ऑक्सीजन है। एथेनॉल में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हम लोग बढ़ाते हैं पेट्रोल में मिलाने के बाद। ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ाते हैं ताकि पेट्रोल जो है अच्छे से जल सके। तो स्वच्छ ईंधन के रूप में, यानी स्वच्छ ईंधन का मतलब यहां पर ये हो गया कि यहां पर जो पॉल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, उसका उत्सर्जन कम होगा। अगर मान लो कि पेट्रोल का अपूर्ण दहन होगा तो वैसे में हम जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस बन सकती है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। अगर हम एथेनॉल मिला देते हैं तो पूर्ण दहन होगा। जब पूर्ण दहन होगा तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, जलवाष्प उत्पन्न होगा। लेकिन अगर अपूर्ण दहन होगा, वैसे केस में जो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस जो है उत्पन्न हो सकती है। जब आप कार्बन को जलाएंगे और ऑक्सीजन की कमी कर देंगे तो वैसे केस में जलने के बाद जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलनी चाहिए थी, हमें तो चाहिए वास्तव में क्या, ऊष्मा चाहिए, लेकिन वर्ज्य पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस मुक्त होती है तो ये जहरीली गैस नहीं है। लेकिन मान लीजिए अपूर्ण दहन होता है तो वैसे केस में कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस जो है उत्पन्न होगी और ये खतरनाक गैस होती है। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म।
अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के कई सारे मेंबर होते हैं, मेथनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। हमारे लिए सबसे काम का क्या है? एथेनोइक अम्ल। यानी यहां पर हम लोग एथेनोइक अम्ल के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक तो फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथनोइक अम्ल जो चींटी के डंक में होता है। हम यहां पर पढ़ने जा रहे हैं एथेनोइक अम्ल के बारे में, जिसे हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये दूसरा मेंबर है तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। जो आप सिरका देखते हैं, मान लीजिए कि ये सिरका है, विनेगर है, 100 ml है टोटल वॉल्यूम, तो इसमें 3 से 4 ml जो होता है वो यही एसिटिक एसिड होता है। यानी अगर आप मान लो कि 96 ml पानी लेते हैं और इसमें 4 ml क्या मिला देते हैं, ये एसिटिक एसिड मिला देते हैं, तो ये मिक्सचर ही आपका क्या कहलाएगा? सिरका कहलाएगा। ठीक है। सिरका का इस्तेमाल जो है अचार में परिरक्षक के रूप में होता है, यानी अचार को खराब होने से बचाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। प्योर एथेनोइक अम्ल जब हम बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है कि उसमें पानी बिल्कुल नहीं है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, बहुत ही कम है। इसीलिए ठंडी जलवायु में, शीत के दिनों में यह जम जाता है, क्योंकि इजीली ये जम जाता है ठंड के मौसम में। इसी कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल और कुछ नहीं होता है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बन यौगिक के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लता है। कहा जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, जिस कार्बनिक यौगिक को आप कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, उनके पास खास गुण क्या है कि वो अम्लीय होते हैं। भाई नाम में ही एसिड है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल क्यों? क्योंकि अम्लीय होते हैं। तो जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सदस्य होंगे, जैसे एथेनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ये सारे कैसे होंगे? अम्लीय होंगे। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। आपने कार्बन अम्ल क्षारक एवं लवण चैप्टर आपने पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, आपने पढ़ा नाइट्रिक अम्ल है, आपने पढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सारे भी तो अम्ल हैं, ये सारे भी तो अम्ल हैं। ये सारे जो अम्ल होते हैं इसी को हम लोग खनिज अम्ल बोलते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, खतरनाक अम्ल होते हैं। 100 मॉलिक्यूल अगर आप जल में डालते हो इन सारे अम्ल को, तो ये सारे 100 टूट जाएंगे आयन में। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज अम्ल बोलते हैं। ये खनिज अम्ल है। इसके विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं, जो कि एक कैसा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है ना? कार्बन यौगिक कार्बनिक अम्ल है। ये जो आप देखते हो COOH वाले जो अम्ल होते हैं, ये आपके जो है वीक होते हैं। ठीक है, ये वीक एसिड होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं, याद रहेगा आपको। यह चीज कहा जा रहा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते तो अम्लीय होते हैं, लेकिन जो खनिज अम्ल होते हैं, यानी ये सारे जो अम्ल होते हैं, इसके विपरीत ये जो अम्ल होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। 100 मॉलिक्यूल अगर आप जल में डालोगे तो 100 मॉलिक्यूल आयनीकृत हो जाएंगे। यानी मान लो 100 मॉलिक्यूल आपने HCl डाला पानी में, तो 100 के 100 जो है H+Cl- में टूट जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप एथेनोइक अम्ल के 100 ml को डालते हैं पानी में, तो वहां से 100 मॉलिक्यूल अगर आप डालते हैं तो हो सकता है कि उसमें से 20-30 मॉलिक्यूल ही H+ दे, बाकी के H+ ना दे। ठीक है, बाकी के H+ ना दे। जैसे CH3COOH, इसके अगर आपने 100 मॉलिक्यूल पानी में डाले तो उसमें से क्या होगा? 20 है, 30 है, केवल इतने ही जो है ये टूटेंगे CH3COO- में और H+ में, पूर्ण रूप से आयनीकृत नहीं होंगे। एक्टिविटी 4.7 देखते हैं। लिटमस पत्र, लिटमस पत्र एवं सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करके तनु एसिटिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के pH मान की तुलना कीजिए। आपके पास 2 अम्ल हैं, तनु एसिटिक अम्ल है CH3COH है, और आपके पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। आपको लिटमस पेपर का भी इस्तेमाल करना है और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है यानी कि pH पेपर का भी इस्तेमाल करना है। लिटमस पेपर का इस्तेमाल
करना है और पीएच पेपर का इस्तेमाल यानी कि सार्वत्रिक सूचक का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, अम्ल के पीएच मान की तुलना कीजिए। क्या लिटमस परीक्षण में दोनों अम्ल सूचित होते हैं? देखो, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करने का काम एसिड करता है, ठीक। तो ये दोनों में देखा जाएगा, भाई ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, दोनों ही नीले लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। अब बात करते हैं पीएच मान की। अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जो होते हैं ये वीक एसिड होते हैं। तो जब हम एसिटिक एसिड के लिए सार्वत्रिक सूचक का इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता है कि अलग अलग कलर हमें मिलता है, अलग अलग कलर हमें अलग अलग पीएच मान को दिखाता है। तो जब हम एसिटिक एसिड के लिए इस सार्वत्रिक सूचक का इस्तेमाल करेंगे तो हमें पीएच मान जो है 4-5 के बीच में मिलेगा, यानी कि येलो ऑरेंज कलर मिलेगा। पीएच पेपर का रंग कैसा आएगा? येलो ऑरेंज, ठीक है, येलो ऑरेंज। तो इसका पीएच मान जो है 4.5 के करीब होता है। लेकिन जब हम पीएच पेपर का इस्तेमाल जो है या फिर सार्वत्रिक सूचक का इस्तेमाल जो है HCl के लिए करेंगे तो इसका पीएच मान देखो 1.2 होता है। तो यहां पर आपको रेड कलर मिलेगा, 1.2 पीएच मिलेगा। सार्वत्रिक सूचक से क्या दोनों अम्लों के प्रबल होने का पता चलता है? बिल्कुल नहीं। पीएच पेपर पे अलग अलग कलर मिलता है, यहाँ पीएच मान जो है 1.2 आता है, यहाँ पर 4.5 के करीब आता है। तो ऐसा नहीं है, दोनों अम्लों के लिए जो प्रबलता है अम्ल की वो सेम नहीं है, राइट। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.8। एक परखनली में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे, एक परखनली है देखो यहां पर, इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे ली गई है, यानी H2SO4 की कुछ बूंदे ली गई है। लेकिन याद रखिएगा ये सांद्र है, यानी इसमें पानी नहीं है, कुछ बूंदे। 1 ml एथेनॉल यानी कि शुद्ध एथेनॉल जिसमें पानी बिल्कुल नहीं है एवं ग्लेशियल एसिटिक अम्ल लीजिए, 1 ml। पहले हमें क्या करना है कि कुछ बूंदे लेनी है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की, उसमें 1 ml जो है हमें डाल देना है एथेनॉल, 1 ml हमें डालना है एसिटिक एसिड, शुद्ध एसिटिक एसिड, बिल्कुल पानी नहीं है। मतलब सब के सब बोल सकते हो कि सांद्री है, ना तो सल्फ्यूरिक एसिड में पानी है, ना तो इस एथेनॉल में पानी है, ना ही एसिटिक एसिड में पानी है। कम से कम 5 मिनट तक जल उष्मक में उसे गर्म करें। जल उष्मक का मतलब क्या हुआ कि हमें जल में इस परखनली को डालना है, गर्म हमें जल को करना है, डायरेक्ट इस मिश्रण को नहीं करना है, राइट। अब इसे उस बीकर में उड़ेल दीजिए जिसमें 20 से 50 ml जल हो तथा उस मिश्रण को सूंघिए। इसको क्या करना है, गर्म करना है और उसके बाद जो है 20 से 25 ml जिसमें जल हो, जिस बीकर में, उसमें इसको उड़ेल दीजिए और इसके मिश्रण को सूंघना है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, हमने ये अम्ल है ना, इसी अम्ल के जगह पर H2SO4 जो है यहां पर दिया हुआ था, हमने कुछ बूंद लिया H2SO4 का। 1 ml जो है हम लोगों ने एथेनोइक अम्ल लिया था और 1 ml जो है हम लोगों ने एथेनॉल लिया था। शुद्ध एथेनॉल लिया था, पानी नहीं है, शुद्ध एथेनोइक अम्ल लिया था, पानी नहीं है। फिर हमने क्या किया, जल उष्मक में उसको गर्म किया और उसके बाद हम लोगों ने डाल दिया, जल उष्मक में उसे गर्म किया और कहां डाल दिया, पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद हमसे कहा गया था कि आप सूंघिए, मिश्रण को सूंघिए। तो देखो क्या होता है, एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अम्ल कौन सा है भाई, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है। अम्ल कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल के बीच में अभिक्रिया होती है तो एस्टर बनता है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड एक परिवार का नाम है, अल्कोहल अपने आप में एक परिवार का नाम है, ऐसे ही जो एस्टर होता है ये भी एक परिवार का नाम होता है। जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप फॉर्मूला OH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का COH होता है, ऐसे ही एस्टर का जो है C++OOR होता है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये जो R डैश है ये कभी भी H नहीं हो सकता है, कभी भी H नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपने यहां पर H दे दिया तो क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये एस्टर अलग चीज है, अलग टाइप का कार्बनिक यौगिक है। तो यहां पर देखो ना, ये C++O है और यहां पर ये हो गया आपका R डैश और ये हो गया R। इस वाले R के जगह पर H आ सकता है हाइड्रोजन, लेकिन इस वाले R डैश के स्थान पर H कभी भी नहीं आएगा। तो ये बन गया एस्टर। ये
एक यौगिक का नाम नहीं है, ये एस्टर एक परिवार का नाम है जिसका ये एक सदस्य है, जिसका ये एक सदस्य है। अब देखो, सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है, मीठी होती है। ये जो एस्टर होता है इसकी गंध कैसी होती है? मीठी होती है। आपसे कहा गया था ना कि मिश्रण को सूंघिए, मीठी गंध होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। इत्र बनाने और स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एथनोइक अम्ल और एथनॉल, एथनोइक अम्ल या एथनॉल, एथनोइक अम्ल और एथनॉल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच जब अभिक्रिया होती है तो एस्टर बनता है, जल जो है बाहर निकलता है। अब देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। कहा जा रहा है ये आपने एस्टर बना लिया, अगर आप इस एस्टर की अभिक्रिया एक क्षार से करवाते हो जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो आपको वापस से वो अल्कोहल मिल जाएगा जिससे ये एस्टर बना था, और आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा? नहीं, उसका सॉल्ट मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट मिलेगा। जैसे मान लीजिए इस एस्टर की अभिक्रिया, ये जो एस्टर बना ये इस एथनोइक अम्ल से बना और इस एथनॉल से बना। अब इसी एस्टर की अभिक्रिया जो है आप किससे करवा देंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा देंगे, तो आपको वापस से ये एथनॉल मिल जाएगा, वापस से ये एथनॉल मिल जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? सोडियम सॉल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? ये एथनोइक एसिड था, तो इसका सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, इसका सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। समझ में आया आपको? अगर आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये एथनोइक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये एथनॉल जो है अल्कोहल हो गया। अब देखो, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। किस अभिक्रिया को? ये जो एस्टर की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से कराया जाता है, जहां अल्कोहल बनता है और सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन बनाने में यही अभिक्रिया जो है की जाती है। देखो, साबुन क्या है? साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम अथवा पोटेशियम लवण है। यहां पर आप देखो, ये भी क्या है? सोडियम सॉल्ट ही तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ही तो है। जो साबुन होता है, साबुन जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक जीवन में, वो भी सोडियम सॉल्ट होता है या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है। मान लीजिए कि साबुन को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का इस्तेमाल किया गया है तो सोडियम सॉल्ट हो जाएगा, अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया गया है तो पोटेशियम सॉल्ट हो जाएगा। लेकिन फर्क क्या है? यहां पर देखो, दो ही कार्बन का चयन है, एक ही कार्बन है बेसिकली। अगर हम फंक्शनल ग्रुप को छोड़ देते हैं तो एक ही कार्बन है, लेकिन जो साबुन होता है उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दो ही कार्बन का है ना, लेकिन साबुन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें कार्बन का लंबा चयन आपको देखने को मिलेगा, है ना, ऐसे लंबा चयन आपको देखने को मिलेगा, और तब आपको सोडियम देखने को मिल सकता है अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था साबुन बनाने में, या फिर आपको पोटेशियम मिल सकता है अगर आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था साबुन बनाने में। तो ठीक है, तो साबुन बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें लंबे कार्बन की श्रृंखला होती है, और साथ में क्या लेते हैं हम लोग? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, या फिर क्या लेते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक, तो साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों का सोडियम अथवा पोटेशियम, ये देखो, ये दीर्घ श्रृंखला यही मैंने बनाया है यहां पर इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर देखो, ये एस्टर है। एस्टर को हम लोग इसे हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, RCOOR', तो ये हमारा R हो गया, ये R' हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, हमें एथनॉल मिल गया, और यहां पर देखो सोडियम एथनोएट मिल गया। ये सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, या फिर सोडियम सॉल्ट है एथनोइक एसिड का। एथनोइक एसिड अपने आप में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का ही मेंबर है। ये देखो, साबुन है, सोडियम लॉरेट है, सोडियम पामिटेट है, सोडियम स्टेरेट है, ये सब क्या है? साबुन है। और है क्या? ये सब के सब देखो, ये सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये क्या है? ये C है, C डबल बॉन्ड O, और ये Na है ना। यहां भी देखो
CH3 C डबल बॉन्ड OONA। बस फर्क क्या है, यहां पर एक ही कार्बन आपको दिखाया गया है, लेकिन यहां पर देखो कार्बन की पूरी श्रृंखला है। ये कार्बन, 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 ये पूरी एक श्रृंखला है। ये कार्बन की पूरी एक श्रृंखला है, ये कार्बन की पूरी श्रृंखला है। यही चीज आपसे कहा गया है, साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है यहां पर सोडियम आएगा कि पोटेशियम, इस बात पे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया था या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया था। क्षारक के साथ अभिक्रिया, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी अपने आप में क्या है, अम्ल है, भले ही कमजोर अम्ल है लेकिन है तो अम्ल। तो जब हम अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। तो खनिज अम्ल की भांति जैसे कि HCl है, खनिज अम्ल हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल क्षारक और लवण वाले चैप्टर में, वहां भी हम लोगों ने क्या देखा था, अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते तो लवण और जल बनता था। सेम चीज यहां पर है, जैसे खनिज अम्ल ने अभिक्रिया किया वैसे ही एथेनोइक अम्ल या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। ठीक, ये देखो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एथेनोइक एसिड, तो ये अम्ल है, ये क्षार है, ये बन गया सॉल्ट लवण और ये जल है। इसका नाम आप याद रखिएगा सोडियम एथेनोएट होता है, सोडियम एथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट, सोडियम एथेनोएट, सोडियम एथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट। डायरेक्ट आपके एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट है कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं गुणधर्म एथेनोइक अम्ल के। ठीक है, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एस्टीकरण अभिक्रिया देखा है ना, ये देखा क्षारक के साथ अभिक्रिया। अब देख रहे हैं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो आपने पढ़ा था धातु एवं धातु वाले चैप्टर में, अम्ल क्षारक लवण वाले चैप्टर में भी, कि जब तनु अम्ल धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, साथ में जल और लवण बनता है। तो यहां भी सेम चीज होगा, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। तो अगर आपने वहां पर अच्छे से याद किया हुआ है तो यहां पर भी सेम चीजें रिपीट होने वाली है। जब तनु अम्ल धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। एक चीज यहां पर छूट गया क्या, हाँ छूट गया है, ये वाली अभिक्रिया। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि एथेनॉल और सोडियम के बीच जब अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जो पॉप साउंड के साथ जलती है। अभिक्रिया भी थी, यहां पर बाय मिस्टेक छूट गया है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जब अल्कोहल और सोडियम के बीच में अभिक्रिया होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। यहां देखो ये एथेनोइक अम्ल है, ये धातु का कार्बोनेट है, अभिक्रिया हुई, सोडियम एसीटेट बना, जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हुई। एथेनोइक अम्ल है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, धातु का बाइकार्बोनेट है, यहां पर सोडियम एथेनोएट या फिर सोडियम एसीटेट बना, जल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब कुछ प्रश्न है, प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर कर सकते हैं। देखो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का काम होता है H+ देना, यानी कि ये अम्लीय होता है। और हम लोगों ने पढ़ा कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। अल्कोहल अम्ल नहीं है तो ऐसा नहीं करेगा। ठीक, दूसरा हम ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा करके देख सकते हैं। अल्कोहल में आपको कोई आयन नहीं मिलेगा, अल्कोहल का जलीय विलयन, उसमें कोई आयन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो जलीय विलयन होगा उसमें आपको आयन मिल जाएगा। अगर आयन मिलेगा तो इससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो है आप करवा पाएंगे, इस वाले से आप नहीं करवा पाएंगे। तो इस प्रकार जो है आप चेक कर सकते हैं। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो खुद, ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, यानी दूसरे का उपचयन करवाते हैं और खुद का अपचयन करवाते हैं। ठीक है,
ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीडाइज नहीं करता, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरों को ऑक्सीकृत करता है और खुद अवकृत हो जाता है, उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे आपने देखा था पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना, KMnO4 और K2Cr2O7। तो इसी के साथ ये पार्ट 4 हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं लास्ट पार्ट में, पार्ट 5 में। थैंक यू सो मच।